हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इस पूरे चैप्टर को आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये आपकी एक वन शॉट वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैटर, सेकेंड हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, थर्ड हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फोर्थ हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स एंड लास्ट टॉपिक इज इवापोरेशन। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूँ आज। ठीक है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो ये मैं पूरे नोट्स के थ्रू आपको चैप्टर को समझाऊंगी। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है आपको और बायोलॉजी लवर्स हब चैनल है, उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के बाद आपको कमेंट करना है नोट्स ऑफ साइंस चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो आपको पर्सनली वो नोट सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैटर से। तो अब मैटर क्या होता है, आपने मैटर वर्ड बहुत जगह सुना होगा, पर आज हम इसको साइंटिफिकली क्या होता है मैटर वो समझते हैं। तो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन मैटर की ये है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसका सिंपली मतलब ये है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई मास है यानी कि कोई वेट है और वो कोई स्पेस यानी कि जगह ऑक्यूपाई कर रही है तो उसे हम बोलेंगे मैटर। जैसे कि आप जिस टेबल, आपके सामने जो टेबल रखी हुई है वो भी क्या है, एक मैटर। जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं वो भी क्या है, मैटर। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं उनकी कुछ ना कुछ वेट है यानी कि उनका कुछ ना कुछ मास है और वो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मैटर। जितनी भी हम चीज़ें देख रहे हैं हमारे आसपास वो सभी क्या है, मैटर है। जैसे कि टेबल, चेयर, एयर को भी मैटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एयर भी, उसका भी कुछ ना कुछ वेट होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। हम एयर को देख नहीं सकते बट उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स, जो कि सराउंड करते हैं पूरे इन्वायरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर, हनी एक्सेट्रा। तो ये सारे ही क्या है, मैटर है। अब अपन और इसके मैटर के बारे में जाने तो द मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। तो मैटर जो है ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। ये कंटिन्यूस नहीं होता है बट पार्टिकुलेट होता है, यानी कि इस तरह से कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में ये मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये हो गया, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इट इज़ पार्टिकुलेट, यानी कि पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मैटर में। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक दूसरे से टच है, ये इनमें स्पेस होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो जैसे कि ये हमारा एक मैटर है, इसमें ये कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जो कि एक अरेंज्ड है। तो ये सभी जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स के बीच में जो आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रही है तो इनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, यानी कि खाली जगह। स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होती है एंड आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये जो है एक मतलब इस तरह से मूव करते रहते हैं, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, इस तरह से ये पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी मैटर की एक प्रॉपर्टी और ये होती है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव चीज़ के पास में तो वो एक दूसरे के पास आना चाहेगी। तो इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से जो पार्टिकल्स है वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, अब इसका अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझें मैटर को, तो मास और स्पेस जब दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, मैटर बना लेते हैं। यानी कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आई होप मैटर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बिन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर नेचर, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत समय से नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अर्ली फिलोसोफर्स हैं उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स, मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया है। यानी कि जो मैटर है वो 5 एलिमेंट से मिलके बना है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। पंच का मतलब 5 और तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स। तो वो कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला है एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये 5 तत्व। तो ये आपके एग्जाम में आने के इनके चांसेस हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखना है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? AEFSW। ठीक है, AEFSW से आप इसको याद कर सकते हैं ना। अकॉर्डिंग टू देम लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट। लिविंग यानी कि जो जिंदा चीज़ें हैं वो भी इन एलिमेंट से मिलके बनी है, और जो नॉन लिविंग है जिसमें कोई भी जान नहीं है उसे भी इन एलिमेंट्स, वो भी इन एलिमेंट से मिलके बने हैं। अब हम मैटर को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? तो मैटर को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वो हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है, वो सारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और उनका जो केमिकल नेचर किस टाइप का है वो हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अभी हम हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा मैटर दिखाई देता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि ये मैटर है तो इसके अंदर इस तरह से टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स है इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सभी को? एटम्स। ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विथ आवर आइज़। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसको हमारी आइज़ से नहीं देख सकते, या फिर हम रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स आर मेड, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते इसको। अब अपन इसी प्रॉपर्टी की और डिटेल पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स तो होते हैं स्मॉल, बट वो कितने ज़्यादा स्मॉल होते हैं वो हमें बताना है। तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है बहुत स्मॉल होते हैं, तो उन्हें हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हम इन्हें किसके थ्रू देख सकते हैं? पार्टिकल्स को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है आई होप आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप का फोटो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूसली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस तरह से जैसे कि ये बीच में पार्टिकल है तो वो हर तरफ मूव करना चाहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, क्यों ये मूव करते हैं? क्योंकि इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसके थ्रू पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो है वो और जल्दी जल्दी सभी डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। यानी कि द इंक्रीजेज सो पार्टिकल मूव फास्टर। पार्टिकल्स और ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाएंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे कैन नॉट बी दैट दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, अब नेक्स्ट
एक एक्टिविटी दे रखी है, एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी मेंशन्ड है, तो चलिए ये एक्टिविटी को समझते हैं। आई होप आपको अभी लेक्चर समझ आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली है ऐसी ही वन शॉट वीडियोस के लिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर की वीडियो के बाद आपको एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन का भी चैप्टर में प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो आप वो वीडियो भी जा कर के देख सकते हैं। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमें एक मतलब लेना है बीकर। 100 ml हमने बीकर लिया, उसमें हमने 2-3 क्रिस्टल्स डाले, सिर्फ 2-3, यानी कि ये इस तरह से छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ये हमने डाल दिए एक बीकर के अंदर, ठीक है। ये बीकर है 100 ml का, इसमें हमने ये क्रिस्टल्स डाल दिए और ये जो बीकर है इसके अंदर हमने 100 ml वाटर फिल कर दिया। क्या कर दिया? 100 ml वाटर डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको डिज़ोल्व करा, स्टर करा, पूरी तरह से क्रिस्टल डिज़ोल्व हो गए। पोटेशियम पर मैग्नेट का कुछ कलर होता है, इस तरह से पिंकिश कलर होता है, तो ये पिंक कलर आ गया हमारे सॉल्यूशन में। अब हमने क्या करा, यहाँ पे डिज़ोल्व हो चुका है पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इस वाले बीकर में से हमने 10 ml लिया, 10 ml हमने इसमें से लिया टेस्ट ट्यूब में, और फिर इसको 90 ml क्लीन वाटर में डिज़ोल्व किया। यानी कि ये यहाँ पे क्या था, एक 90 ml क्लीन वाटर था, उसमें हमने क्या डाल दिया, 10 ml जो हमारा सबसे पहला सॉल्यूशन बना था 100 ml का, ये वाला, ये हमने इसका 10 ml इसमें डाल दिया, प्योर वाटर में डाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन हुआ, मतलब ये कंसनट्रेटेड था, उसको हमने इसका कुछ कंसनट्रेशन लेके हमने प्योर वाटर में डाल दिया, तो ये इसका कंसनट्रेशन अब क्या हो गया, कम हो गया इस वाले में। अब वापस से इसको स्टर किया, फिर इसमें से 100 ml लेकर के 90 ml प्योर वाटर में डाल दिया। अगेन ये प्रोसेस हमको कितनी बार करनी है, 5 to 8 टाइम्स करनी है। तो हमें जो लास्ट में जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कलर हमें दिखाई देगा, यानी कि इतनी बार हमने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, उसके बाद भी उसका कलर नहीं गया। इसका ये मतलब है, मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि द वाटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मैनी डाइल्यूशंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे डाइल्यूशन कर दिए, उसके बाद भी वाटर में कुछ ना कुछ कलर हमें देखने को मिला। तो इसका कंक्लूजन इस एक्टिविटी का ये निकलता है कि जो फ्यू क्रिस्टल्स कैन कलर अ लॉट ऑफ वाटर, अगर बहुत एक छोटा से 2-3 क्रिस्टल ही कलर कर सकते हैं वाटर को, और जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, मिलियंस में टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो मिलियंस में होंगे जब भी वो डाइल्यूशन करने पर भी वो ख़त्म नहीं हो रहे। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे पार्टिकल्स छोटे 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 से प्रेजेंट होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इनक्रेडिबली स्मॉल। इस एक्टिविटी से हमने प्रूव कर दिया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पे हुई ख़त्म। अब इसके बाद एक कंसेप्ट दे रखा है, एक टॉपिक दे रखा है, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जो द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ मोशन और मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ मोशन होता है। मोशन किसका होता है, पार्टिकल्स का, या फिर हम बोल सकते हैं मूवमेंट होता है। पार्टिकल्स सब तरफ जाने की कोशिश करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। यानी कि ये एक पार्टिकल है, मान लो ये यहाँ आया, फिर इसके बाद ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो इस तरह से पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स। डिफ्यूजन गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और सॉलिड्स में भी होता है। दो इट इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस, गैसेस में सबसे फास्टेस्ट मोशन होता है डिफ्यूजन, और स्लोएस्ट होता है सॉलिड में। अब इसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। एवरी एनर्जी पजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो एनर्जी होती है ना, जो कि पार्टिकल के मोशन की वजह से जनरेट होती है, यानी कि पजेस होती है, उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन दे रखी है, अगर आपको याद करनी है, अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स।
यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी और उतनी ही जल्दी वो मूव करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इससे इंक्रीज होगा। देखो T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण बढ़ी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल्स फास्टर मूव करने लगे, ठीक है। जितने ज़्यादा फास्ट पार्टिकल्स मूव करेंगे उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारा ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है ना। ये टेम्परेचर का कंसेप्ट और आगे वाले टॉपिक्स में भी आने वाला है, तो आप यहीं पे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। हीटिंग मेक्स डिफ्यूजन फास्टर बिकॉज पार्टिकल्स मूव मोर क्विकली, यानी कि जो हीटिंग है, अगर हम हीटिंग करते हैं तो डिफ्यूजन और ज़्यादा जल्दी होने लग जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स और ज़्यादा क्विकली मूव करने लग जाते हैं। देखो अगर हम एक बीकर लेते हैं, उसमें हमने मान लो 100 ml ले लिया वाटर, ठीक है। 100 ml क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून हमने डाली शुगर। तो शुगर हम इसमें क्या नॉर्मली अगर ग्लास रॉड की मदद से इस तरह से स्टर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पर अगर हमने इसको एक गैस के मतलब इसको हमने गैस के ऊपर रख दिया, यानी कि यहाँ पे मान लो बंसन बर्नर ले लिया हमने, तो यहाँ पे जो गैस निकल रही है ये लगा दी, तो अब अगर इसको डिज़ोल्व करेंगे ना तो शुगर जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीटिंग से पार्टिकल्स जल्दी मूव करेंगे यहाँ पे, और जितना जल्दी पार्टिकल्स मूव करेंगे उतनी ही जल्दी शुगर यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको ये हीटिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ा कि मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बना है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब आगे हम और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द एक्सटेंट ऑफ दीज स्पेसेस वेरीज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, अलग अलग मैटर में ये स्पेस डिफरेंट होती हैं। जैसे कि सॉलिड्स जो है उनमें सबसे कम स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, जबकि गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में। और इसको अपन एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। व्हेन शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, we will get a clear solution when the sugar takes up the small interspaces in between the water। देखो यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने वाटर डाला, वाटर में अब हमने शुगर या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्ट कुछ भी डाला। तो मान लो हमने सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं डिपॉजिट हो गई है। इसको अब हमने ये ग्लास रॉड की मदद से हिलाया, ठीक है। तो इसको मिलाया, तो ग्लास रॉड में जब ये डिज़ोल्व हो गई, ग्लास रॉड से हमने जब इसको स्टर किया तो पूरी तरह से सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया। तो सॉल्ट क्यों डिज़ोल्व हुआ, सॉल्ट या फिर शुगर कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे उन्होंने जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थी वो ऑक्यूपाई कर ली। देखो जैसे कि ये हमारा बीकर था, बीकर के यहाँ पे हमने लिक्विड रख रखा है, लिक्विड के ये पार्टिकल्स हैं, ये इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, ठीक है। ये वाले क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स है ना। अब हमने इसमें डाली सॉल्ट या फिर शुगर, मान लो कि ये सॉल्ट है, सॉल्ट के पार्टिकल्स हमने इस तरह से रेड डॉट से रिप्रेजेंट किए, यानी कि इस तरह से। हम यहाँ पे हमने जब सॉल्ट ऐड की तो सॉल्ट ने जितनी भी बीच में स्पेस खाली थी वो ऑक्यूपाई कर ली, और जब तक सॉल्ट या फिर शुगर डिज़ोल्व होगी जब तक ये स्पेस फिल नहीं हो जाती। जब ये पूरी स्पेस फिल हो जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसके बाद वो सॉल्ट या फिर शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी। तो इन्होंने ये सॉल्ट ने क्या कर ली, बीच की सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली। तो इसके बाद हमें ये देखने को मिला कि देयर इज़ नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर। अगर हम इसमें कुछ मिलाते तो अब हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इसका लेवल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, बट नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर ही जो स्पेस थी वही ऑक्यूपाई कर ली। तो जो लेवल था वो एज इट इज़ सेम था, यानी कि यहीं तक हमें वाटर का लेवल देखने को मिला, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अब
पार्टिकल्स ऑफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द पार्टिकल बाउंड टुगेदर, यानी कि बाउंड यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज ग्रेटेस्ट। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो सॉलिड के बीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना। बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मॉडरेट, लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और जो गैसेज है उसमें सबसे ज़्यादा कम होता है, लोएस्ट होता है। बिकॉज ऑफ द लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से हम हमारा जो हाथ है वो फ्रीली एयर में घुमा सकते हैं, यानी कि हम हैंड को आसानी से मूव कर सकते हैं एयर में। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है गैसेस के, वो उनमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, आसानी से हमारा हैंड मूव हो जाता है। टू मूव आवर हैंड इन लिक्विड, अब इसी तरह अगर हम एक बकेट ले, उसमें पानी भर दें, उसमें अगर हम हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा हमारे हैंड को पानी के अंदर मूव करवाने के लिए, ठीक है? तो सम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब इसी तरह से अगर हम सॉलिड के अंदर अगर हमारा हाथ डालने की कोशिश करें तो हमारा हाथ मतलब जाएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है तो प्रैक्टिकली, क्योंकि सॉलिड जो है जैसे कि वुड, लकड़ी के अंदर आप अपना हाथ डाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए वो हार्ड होते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैसेज के पार्टिकल्स में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल कम होता है। लिक्विड में मॉडरेट होता है और सॉलिड्स में ग्रेटेस्ट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेज में, ठीक है। तो ये आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के? एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो कांस्टेंट मोशन में मूव करते हैं। दूसरा, दे आर ऑलवेज मूविंग, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और जो मूवमेंट है सॉलिड्स के बीच में वो सबसे ज़्यादा कम होता है, और लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से, और गैशियस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं हाई स्पीड से, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको समझें, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन रूम, अगर हम परफ्यूम लगाते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाता है, क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं एयर पार्टिकल्स के साथ, और एयर तो हमें पता ही है सभी दूर है, तो वो एयर पार्टिकल्स के थ्रू वो पूरे मतलब रूम में फैल जाते हैं, तो हमें खुशबू आने लगती है रूम में से। इसी तरह से जो फूड है यानी कि खाने की खुशबू है, जब खाना पकता है तो हमें खाने की खुशबू पूरे रूम में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एयर के पार्टिकल्स के साथ सब दूर फैल जाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है, द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती। आपने जब भी पूजा घर में देखा होगा कि मम्मी अगरबत्ती का यूज़ करती हैं, तो वो लगाने से क्या होता है, वो गैस प्रोड्यूस करती है या फिर वेपर्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, यानी कि प्लीजेंट स्मेल होती है उसकी, वो पूरे रूम में फैल जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ इंस्टेंट स्टिक मूव रैपिडली। तो जो पार्टिकल्स है गैसेस के, वो इंस्टेंट स्टिक्स के साथ, इंस्टेंट स्टिक पार्टिकल्स जो है वो रैपिडली मूव करने लगते हैं सभी डायरेक्शन में, और मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, एंड रीचेस एवरी पार्ट ऑफ द रूम क्विकली, यानी कि पूरे रूम के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक वो खुशबू पहुँच जाती है अलॉन्ग विद द एयर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, जिसने हमें बताया कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं ना। ये हम पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसको अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लेंगे आयरन नेल, यानी कि लोहे की कील लेंगे। अ स्टिक ऑफ चॉक, चॉक का एक पीस लेंगे, एक स्टिक लेंगे चॉक की, और एक पेन लेंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि इन सभी को हम तोड़ दें, यानी कि ब्रेक कर दें। विच वन विल दीज ईजीली ब्रेक, कौन सा इनमें से आसानी से
ब्रेक हो जाएगा। तो देखो आयरन नेल तो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, तो इसका तो पॉसिबल ही नहीं है ब्रेक करना। पेन भी हार्ड होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है इसको ब्रेक करना। हालांकि हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, पर सबसे कम हमें फोर्स किस में लगाना पड़ेगा, चॉक में, क्योंकि चॉक के पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से बीच में से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो ये हमने इसका आंसर दे दिया कि आसानी से चॉक की जो स्टिक है वो ब्रेक हो जाएगी। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज़ एन इंटर पार्टिकल स्पेस। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, तो टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। तो अगर हमको किसी चीज़ को तोड़ना है तो हमें उसको ब्रेक करना, मतलब हमें कुछ ना कुछ फोर्स का अप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच में, इसको हमें ओवरकम करना होगा कि हम इसको किसी तरह से यहाँ से ब्रेक कर सकें। तो वो पार्टिकल्स आसानी से अलग हो जाएंगे और कोई सी भी सब्सटेंस है वो दो पार्ट्स में टूट जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनादर। तो जो स्ट्रेंथ है फोर्स की वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस से अलग होती है। तो मतलब कि जिस तरह से मैंने बताया कि नेल जो है आयरन नेल में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उससे कम पेन में होता है और सबसे कम चॉक में होता है। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स प्राइमरीली डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटरमाइन करता है कि फिजिकल स्टेट क्या है किसी भी मैटर का। नाउ नेक्स्ट है वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू एयर एफर्टलेसली। जैसा कि मैंने बताया हम हवा में हाथ आसानी से घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स है एयर के उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। सिमिलरली ये वही वाला एग्जाम्पल वापस दे रखा है तो इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर ट्राइंग टू मूव आवर हैंड इन सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक वुडन प्लैंक, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, है ना। तो वुड लाइकली टू हर्ट अस, अगर हम किसी वुडन प्लैंक के ऊपर अपना हाथ प्रेशर से लगाएंगे तो हमारे हाथ को हर्ट भी हो सकता है, लग भी सकती है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वुड आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, वही वाली चीज़ वापस इसे मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में दे रखी है कि हम अगर एयर में हमारा हैंड को मूव करते हैं तो यहाँ पे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण हमारा हैंड घुमा सकते हैं। अब अगर हम पानी में डालेंगे हमारे हाथ को तो यहाँ पे हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आसानी से हमारा हाथ नहीं यहाँ पे मूव कर पाता है, हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना होता है। अब हम इसे कंक्लूड कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को, ठीक है। तो ये बहुत काम की बात है, ये जो 4 पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको बोले कि एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो आपको ये 4 लिखने हैं एज इट इज़। तो सबसे पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल और इनक्रेडिबली स्मॉल, भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम इन स्टेट्स ऑफ मैटर की पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इन तीनों स्टेट्स को किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है शेप, सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ वॉल्यूम, थर्ड इज़ पार्टिकल अरेंजमेंट, फोर्थ इज़ पार्टिकल मोशन एंड द फिफ्थ इज़ एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहला शेप, अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होता है, जो उनका शेप है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड का एक हमने सब्सटेंस लिया है, जिसमें ये जो आप बीच में देख सकते हैं ये एटम्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, तो ये किस तरह से अरेंज हैं और इनके बीच में बहुत ही कम हमें स्पेस देखने को दिख रहा है, मतलब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इनका डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड्स का डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसे हम जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड्स। जैसे कि अगर हम एक राउंड फ्लास्क में अगर वाटर डालेंगे तो ये इस तरह से राउंड शेप ले लेगा वाटर। इसी तरह से अगर हम स्क्वायर बीकर लेंगे
तो वाटर स्क्वायर बीकर का शेप ले लेगा। इसीलिए इसमें ऐसा लिखा है टेक्स प्लेस ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में हम डालेंगे उस शेप के लिक्विड हो जाएगा। अब गैसेस का तो कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता है, और इसका भी सेम वैसा ही है कि जिस कंटेनर में हम इसे डालेंगे उस कंटेनर का शेप गैसेस ले लेगी। वॉल्यूम, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, इनका भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है और गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। अब जो पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरह से होता है तो देख सकते हैं आप, इसमें टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स है जिनके बीच में बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर है, बट ये मूव कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो थोड़ी दूरी पे प्रेजेंट होते हैं इसमें पार्टिकल्स। और गैसेस में बहुत ही फार अपार्ट प्रेजेंट होते हैं, बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर पाते हैं। पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है? वाइब्रेटिंग इन फिक्स पोजीशन, एक ही जगह पे पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। अब इसमें क्या होता है? फ्लोइंग एंड स्लाइडिंग पास ईच अदर, मतलब इधर इधर से जब पानी किस तरह से मूव करता है इस तरह से हल्का हल्का यहाँ पे मूवमेंट हमको पार्टिकल्स के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे रैपिडली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं पार्टिकल, क्योंकि बहुत सारा स्पेस है इनके पास मूव करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स के देखें तो आइस, वुड, स्टोन, ये सब क्या है? सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। लिक्विड्स के एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, है ना, मिल्क। गैसेस के एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा डिफ्रेंशिएट समझ आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इस तरह से आप टेबल के फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एनसीईआरटी का एक डायग्राम दे रखा है जिसमें अगर हम सॉलिड को मैग्नीफाई करके देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो इस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट रहता है पास पास में। लिक्विड में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें स्पेस दिखाई देती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे मूवमेंट शो किया गया है ये रेड एरोज से। और यहाँ पे जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारी स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हमने कंपेयर कर लिया 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को, कि किस तरह से पार्टिकल्स मोशन करते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे अच्छा मोशन पार्टिकल्स का होता है गैसेस में, उससे थोड़ा ज़्यादा मोशन होता है पार्टिकल्स का लिक्विड में, और बिल्कुल नेग्लिजिबल मोशन होता है सॉलिड्स में। चलो अब आप ये एक और डिफरेंशिएट है, ये भी सिमिलर है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, कंप्रेसिबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी, बाकी सारी चीज़ें सेम है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसे मैं एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और अगर आपको थ्योरेटिकल बेसिस में अगर आंसर लिखना है, अगर आप नहीं चाहते कि डिस्टिंग्विश इस तरह से टेबल फॉर्मेट में लिखे, तो आप इस तरह से भी ये लिख सकते हैं पैराग्राफ फॉर्म में। ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो आप यहाँ पे नोट्स में देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको कमेंट करना है, चैनल पे बायोलॉजी लवर्स हब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स, प्रोवाइड मी नोट्स, आई विल पर्सनली सेंड यू दीज नोट्स, ओके। नेक्स्ट आप ये पूरा पढ़ लेना। अब नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है तो क्या ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि चेंज हो सकते हैं? तो यस, जो मैटर्स है उनका स्टेट चेंज किया जा सकता है अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दे तो, ठीक है। तो ये जो फिनोमिनन होता है जिसमें हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर देते हैं मैटर को, उसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर्स कैन चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो 3 डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं अपन कि सॉलिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड जो है वो आइस के फॉर्म में, आइस क्या है? सॉलिड है। अब अगर आइस पिघल गई तो रूम टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो आइस मेल्ट हो जाएगी और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वाटर क्या है? लिक्विड है। अब इस वाटर को अगर हमने हीट कर दिया तो इसमें से वाटर वेपर्स निकलने लग जाएंगे, तो वाटर वेपर्स क्या है? गैस है। इस तरह से सॉलिड लिक्विड में बदला जा सकता है, लिक्विड गैस में बदला जा सकता है, ठीक है। तो अब इसमें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर दे रखा है एनसीईआरटी में। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन
तो अगर हम इंक्रीज़ कर दें सॉलिड का टेम्परेचर तो क्या होगा, अगर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो रिड्यूस होगा, जिसके कारण जो सॉलिड्स है वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लीड टू मेल्टिंग व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो जब सॉलिड जो है, सॉलिड स्टेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हमने पढ़ा आइस क्यूब। आइस क्यूब में अगर हीट लगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली लिक्विड अंडरगोज फेज चेंज टू फॉर्म गैसेस। इस तरह से लिक्विड में भी अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह से हम वाटर को बॉईल करेंगे तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे, तो वाटर वेपर्स क्या है, गैशियस है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स बिकम अ लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जिसपे मतलब जो सॉलिड है आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बोला जाता है, मिनिमम टेम्परेचर जितना रिक्वायर्ड होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ये क्या करता है, इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। आइस किस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होने लगता है। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी ये वाला फ्लो चार्ट दे रखा है, ये आपको याद करना है, और ये वाला फ्लो चार्ट भी आपको एज इट इज़ बना के आना है एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या दे रखा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अगर हम इसका अपोजिट देखें, लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। यानी कि लिक्विड, अगर हम मान लो कि आप फ्रीज़र में वो जो ट्रे रखते हैं आइस क्यूब्स की, तो वो उसमें हम क्या डालते हैं, वाटर फिल करते हैं। तो वो वाटर फिल करते हैं और उसमें को जब हम रेफ्रिजरेट करते हैं तो वो हार्ड आइस क्यूब्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। अब लिक्विड को अगर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, और गैसेस अगर कन्वर्ट होती है लिक्विड में तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। इन सभी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इन सभी टर्म्स को। गैस को जब हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, और सॉलिड अगर कन्वर्ट होता है गैस में तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन। मेल्टिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है अंटिल ऑल सॉलिड मेल्ट, जब तक कि पूरी तरह से सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता। ठीक है, नाउ हीट एनर्जी यूज टू ओवरकम अट्रैक्शन। ऐसी हीट एनर्जी जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, यानी कि ख़त्म कर सके, तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, और इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, द हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना किसी भी मेल्टिंग पॉइंट पे, उसी को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। द हीट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस। तो ये आइस के जो पार्टिकल्स है वो इस हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ओवरकम होगा पार्टिकल्स के बीच में। यानी कि ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। आई होप आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ आ गया होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग। अब सभी को पता है बॉइलिंग क्या होता है, हीटिंग वाटर को जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स का मूवमेंट होने लगता है, इसी को हम बॉइलिंग बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। जब लिक्विड गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 373 केल्विन वाटर के लिए। तो लिक्विड का कन्वर्ट होना गैसेस में, इसी को क्या बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड चेंज हो जाए गैसेस के फॉर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में। ठीक है, बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमिनन है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन्स एनर्जी। तो जो गैस लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी गेन करते हैं
ताकि वो गैसेस में कन्वर्ट हो सके। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो पानी उबलने लगेगा, इसी को क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 273 प्लस 100 दैट इज़ 373 केल्विन। अगर केल्विन में पूछा है तो 373 आएगा, सेल्सियस में पूछा है तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। कभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आपको बोलना है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो कि लिक्विड का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसी को वेपोराइजेशन बोलते हैं, यानी कि वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड को गैसियस में कन्वर्ट करना है बॉइलिंग पॉइंट पे, तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है इतने 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। द हीट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो ये जो हीट है वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर अब्जॉर्ब करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसके कारण जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच गैसेस ऑन कूलिंग, गैस जब ठंडी हो जाती है तो वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल कंडेंसेशन का है कि जो फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का, यानी कि बादल किस तरह से बनते हैं, तो वो बनते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर से। जब वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं तो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, यानी कि वाटर वेपर्स के थ्रू जो है वो बनता है क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स का क्या होता है, वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है, जिसके कारण क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, देखो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, बट जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है, यानी कि डायरेक्ट ये जो है उड़ जाते हैं, यानी कि नॉर्मल अगर टेम्परेचर उन्हें मिला रूम टेम्परेचर में, ये क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कैम्फर या फिर नेफ्थलीन बॉल्स आपने जो सुनी होगी, ठीक है, तो वो अगर हम रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है कुछ दिनों बाद, यानी कि वो वेपराइज हो जाती है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड में जब चेंज हो जाता है स्टेट तो उसे हम बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे वो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का। जिस तरह से मैंने बताया था कि जब हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं आइस क्यूब में, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट जब रीच हो जाता है तो वो पानी जो है बर्फ़ के फॉर्म में बन जाता है, यानी कि आइस क्यूब्स बन जाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जो होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब सॉलिड मेल्ट होता है इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, जब ठीक है टेम्परेचर सेम रहता है, हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर, इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, यहाँ पे भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वापस से लिखा है, ठीक है। फिर डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, द गैसेस चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड। तो ये जो है गैसेस अगर सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होकर डायरेक्टली, मतलब गैसेस जब कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, ये सब्लिमेशन का अपोजिट होता है डिपोजिशन। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम होता है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो हीट एनर्जी कहाँ जाती है, द हीट एनर्जी यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द, तो वो हीट एनर्जी कहाँ लग जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए लग जाती है, ठीक है। ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो आसानी से सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में ना। इजी क्वेश्चन था।
अब इफ़ेक्ट क्या होता है चेंज इन प्रेशर की, अगर प्रेशर चेंज कर देंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर के बढ़ाने से या फिर कम करने से भी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। द गैसेस कैन चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जब प्रेशर बढ़ता है, और सॉलिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस में जब प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर कम करके। ठीक है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, आपका एनसीईआरटी का ये एक डायग्राम दे रखा है। प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो दोनों ही मेन रोल प्ले करते हैं, सिर्फ टेम्परेचर नहीं, प्रेशर भी डिटरमाइन करता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है। यहाँ पे एक मान लो हमने एक 3 सिलेंडर लिया है, उसमें पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन यानी कि जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करती है। पिस्टन आप समझ सकते हैं, आपने कभी इंजेक्शन की सिरिंज मतलब इंजेक्शन देखा होगा, तो इंजेक्शन में जो पीछे पिस्टन होता है जो कि ये इस तरह से आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है ताकि ये जो यानी कि मेडिसिन है वो आगे मूव कर पाए। तो ये जो पिस्टन, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन। तो ये पिस्टन जो है फोर्स अप्लाई करता है, तो पिस्टन इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बॉट क्लोज टुगेदर। यहाँ पे हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे पार्टिकल्स एकदम पास पास आ गए। यहाँ पे थोड़ा कम फोर्स अप्लाई किया तो पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पे थोड़ी स्पेस दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने कम स्पेस अप्लाई मतलब यहाँ पे हमने कम फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रही है। ठीक है। यहाँ पे प्रेशर का एग्जांपल दिया, मतलब कि प्रेशर कितना ज़्यादा हमने लगाया और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा पार्टिकल्स के ऊपर। अब ड्राई आइस क्या होता है, वह इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ड्राई आइस को हमें हाई प्रेशर में ही क्यों स्टोर करना पड़ता है, तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। यानी कि नॉर्मली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होती है, पर अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो उसे हमें हाई प्रेशर में इसलिए स्टोर करना पड़ता है बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है जब प्रेशर कम रहता है, इसीलिए ड्राई आइस बनाने के लिए प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होती है, सो इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर। ठीक है। एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई प्रेशर चाहिए होता है इसको सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है। व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के और इवेंचुअली ड्राई आइस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये ड्राई आइस का कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी, उसमें भी आपने इवापोरेशन पढ़ा होगा। तो ऐसा द फिनोमिनन जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए टेम्परेचर, तो उसे हम बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लॉथ्स इज़ कॉज्ड बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स। यानी कि जो हमारे गीले कपड़े हम सुखाते हैं तो वो थोड़े, अगर हम सुबह मतलब धूप में सुखाने जाते हैं तो वो शाम तक ड्राई हो जाते हैं, तो उसमें भी कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, इवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सन क्या प्रोवाइड करता है, डैम्प क्लॉथ को हीट प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग इवापोरेशन के दौरान लिक्विड पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सके। एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी इज़ लॉस्ट, हीट एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, द रेट, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा। ठीक है। सरफेस एरिया, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अच्छा इवापोरेशन होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ
इवोपरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवोपरेशन कम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विंड स्पीड, तो विंड स्पीड जितने ज़्यादा हवा चलेगी उतनी ही जल्दी इवोपरेशन होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो वो कपड़े अगर हवा चल रही है तो वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि विंड स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। कूलिंग ड्यू टू इवोपरेशन, ये कंसेप्ट और है। कूलिंग किस तरह से होती है इवोपरेशन के बाद? ड्यूरिंग इवोपरेशन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड अब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ओवरकम द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंडरगो फेज चेंज। तो जिस तरह से पार्टिकल्स जो है एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, लिक्विड के पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और फेज चेंज यानी कि सॉलिड लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो अब्जॉर्प्शन होता है हीट का सराउंडिंग से, तो उसके कारण क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। टू कीप आर बॉडी कूल वी स्वेट अ लॉट। आपने देखा होगा जब भी आप गर्मी में जाते हैं धूप में, तो जब आप घर आते हैं और अगर आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो जो स्वेट है वो वेपर्स के फॉर्म में उड़ने लगता है। तो जब आपका स्वेट ख़त्म हो जाता है, पसीना ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है, तो आपको एक ठंडा ठंडा फील होता होगा बॉडी में कि बहुत कूलिंग सेंसेशन होता होगा। तो वो क्यों हुआ? वो हुआ इवोपरेशन की मदद से। तो इवोपरेशन इज़ व्हाट ट्रांसपिरेशन अल्टीमेटली इज़, ठीक है। आर बॉडीज वाटर इवोपरेट्स, बॉडी का जब वाटर इवोपरेट होता है यूजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस एंड लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है जिसके कारण से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। टू कीप वाटर कूल इट इज़ केप्ट इन अर्थनवेयर कंटेनर। अर्धनवेयर कंटेनर में हम अगर पानी को रखते हैं तो वो ठंडा रहता है। सिमिलरली टू द पोर्स इन द कॉटन फैब्रिक, द पोर्स ऑफ द अर्धन पॉट सरफेस एरिया अलाउज फॉर मोर इवोपरेशन। देखो अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, आपसे बहुत सारे बच्चों के घर में मटकी होगी, ठीक है। मिट्टी की एक मटकी होती है ब्राउन कलर की, तो वो मटकी को क्या बोलते हैं? अर्धन पॉट बोलते हैं। तो ये जो अर्धन पॉट होते हैं, इसके जो मतलब ये ऐसा सॉलिड होता है कि इसके बीच में कुछ ना कुछ पोर्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है मतलब एरिया बढ़ जाता है एक तो, है ना, और बाहर की थोड़ी थोड़ी गैसेस अंदर जा सकती है। तो जिसके कारण क्या रहता है कि पानी ठंडा रहता है, क्योंकि अर्धन पॉट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिसके कारण इवोपरेशन ज़्यादा होता है। तो इवोपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ठंडा पानी होगा अर्धन पॉट के अंदर, ठीक है। अब ऐसा एक क्वेश्चन ये है कि हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए समर्स में? तो समर्स के दौरान हमें पसीना बहुत आता है ना, तो हमें वी स्वेट मोर टू कूल डाउन, हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है और वो स्वेट जब रिमूव हो जाता है, स्वेटिंग कम होती है, तो हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इवोपरेशन जो होता है स्वेट का, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। उसमें क्या होता है कि हीट अब्जॉर्ब होती है फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग अस फील कूल, यानी कि जब पसीना इवापोरेट होता है तो हमें कूलिंग सेंसेशन होता है। नाउ कॉटन क्लोथ्स अब्जॉर्ब स्वेट, कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड एक्सपोज इट टू एयर पे एक्सपोज हो जाता है कॉटन क्लोथ आसानी से, है ना, जिसके कारण इवापोरेट हो जाएगा वो स्वेट। इसीलिए हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए समर्स में, क्योंकि उसमें गर्मी कम लगती है। Why do we see water droplets on the outer surface of glass container? ग्लास कंटेनर के आउटर सरफेस पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? आइस कोल्ड वाटर के, एक ठंडे पानी का अगर आप ग्लास लेंगे, यानी कि ग्लास लेंगे, उसमें आप फ्रिज का ठंडा पानी डाल देंगे, तो ग्लास के कंटेनर के ऊपर आपको इस तरह से कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो वो ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास विथ आइस कोल्ड वाटर बिकॉज द वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंसेस ऑन द कोल्ड सरफेस टर्न इट टू लिक्विड। तो जो वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, वो कंडेंस हो जाते हैं कोल्ड सरफेस की मदद से, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इवोपरेशन क्या होता है? इट कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे इवोपरेशन हो सकता है, पर बॉइलिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही होता है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये स्लो होता है और एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। बॉइलिंग एक रैपिड प्रोसेस, जल्दी होता है, और वॉयलेंट प्रोसेस होता है। इट टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये सिर्फ सरफेस ऑफ लिक्विड पे होता है।
और ये एंटायर लिक्विड में होती है ये पूरी प्रोसेस, ठीक है। इसके कारण कूलिंग प्रोड्यूस होती है, इसके कारण कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होती है। अब कुछ और कंसेप्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। These particles are in the form of ionized gas. The fluorescent tube and neon sign bulb consist of plasma। यानी कि जो स्टेट होता है उनमें सुपर एनर्जेटिक होते हैं पार्टिकल्स और सुपर एक्साइटेड होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। जिस तरह से हम फ्लोरेसेंट ट्यूब देखें या फिर हम जो नियॉन साइन बल्ब होता है, जो इस तरह के बल्ब आते हैं उसमें इस तरह का आपको दिखाई देता होगा, उसमें भी प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना। बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स होते हैं वो भी आप देख लेना यहाँ पे। बाकी आप अगर ये टेबल याद कर लेंगे तो आपको ये पूरा पैराग्राफ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये टेबल इम्पॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट साइंस का ख़त्म होता है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और कुछ भी डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। और किस वीडियो की आपको किस चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप चेकआउट कर लेना। ओके।